हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट अचीवर स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड, आज हम उत्तराखंड के कत्यूर राजवंश के अंतर्गत, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अपनी पढ़ा था, उत्तराखंड के पाल वंश के अंतर्गत जब अशोक चल का आक्रमण और कराचल देव का आक्रमण हुआ था यहाँ पर। तो उस वीडियो में हमने कराचल देव के आक्रमण और अशोक चल के आक्रमण का अध्ययन किया था। तो फ्रेंड, आज हम उत्तराखंड में कत्यूर राजवंश के अंतर्गत की उसकी जो आसंदी देव वंश शाखा आई और पाली द्वाराहट शाखा जो बैजनाथ कत्यूर घाटी में नई शाखा थी, उसकी असंति देव वंश और पाली द्वाराहट शाखा जो कत्यूर वंश के शासन के अंतर्गत थी। तो आज हम असंति देव वंश और पाली द्वाराहट शाखा के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रुप सी के कोई सा भी एग्जाम हो, ये लोअर पीसी से या यूके कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत महत्व। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो को एंड तक देखिए, इससे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जानने को मिलेगी। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप भी बिल्कुल ना करें। तो फ्रेंड, बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट न करते हुए अपनी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है उत्तराखंड में आसंती देव वंश। तो हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। तो आसंती देव के वंश के अंतर्गत हमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो है कि उत्तराखंड मूलतः जोशीमठ का ही, जो हमारा आसंती देव था मूलतः जोशीमठ का शासक था। किसका? जो आसंती देव वंश का आसंती देव था, वो हमारा कहाँ, जोशीमठ का शासक था। तो जो आसंती देव वंश के बारे में हमें जानकारी मिली है, वो नेक्स्ट पॉइंट हमें ये बता रहा है कि जो हमें आसंती देव के बारे में जो जानकारी मिली है, वो जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित, जो हम जैसे कि हमने अपने पुरातात्विक साहित्य में पढ़ा था कि जो साहित्य और जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, उसमें जो जोशीमठ से प्राप्त हमें हस्तलिखित ग्रंथ मिला गुरु पादुक, वो आसंती देव के वंशजों की जानकारी हमें वहाँ से मिलती। किसे? जोशीमठ से जो प्राप्त हमारा गुरु पादुक एक हस्तलिखित ग्रंथ था, वहाँ से हमें आसंती देव के वंशजों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि आसंती देव के पूर्वज, जो आसंती देव थे, यानी कि जो उसके पूर्व के शासक थे, वो हमारे क्या थे? अग्नि बराई, फीड बराई, सुबती बराई, आसंती। यानी कि आसंती देव से जो हमारे पूर्वज, यानी कि उसके जो राजवंश आए, शासक, उसके राजवंश के जो शासक थे, वो क्या थे? अग्नि बराई, फीड बराई और सुबती बराई। फिर सुबती बराई की बात कौन आया? हमारा आसंती देव आया। नेक्स्ट पॉइंट है जो आसंती देव के बाद के जो शासक हमारे हैं, उसके आए आसंती देव के बाद के बासंती राय, गोरा राय, सांवला राय। ये कौन सा? हमारे आसंती देव के बाद के राजवंश आए, राजवंश के शासक है। यानी कि आसंती देव के वंश के राजवंश के शासक हमारे बासंती राय, गोरा राय और सांवला राय आए। और जो आसंती देव जो थे, उसकी मूलतः उद्भव कहाँ होता है? जोशीमठ में। तो कहाँ, जहाँ हमने कहाँ पढ़ा था, वो कहाँ के शासक थे? आसंती देव वंश के राजा जोशीमठ के साथ। और जो उनकी राजधानी भी क्या थी? हमारी जोशीमठ ही थी। क्या राजधानी भी जोशीमठ थी? यह भी कार्तिक राजवंश के अंतर्गत ही एक आसंती देव जो शाखा थी, वो कार्तिक राजवंश की एक शाखा थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसने नाथपंथी संत नरसिंह के कहने पर, यानी कि जो हमारा आसंती देव था, उसने नाथपंथी संत हमारे नारसिंह थे, उनके कहने पर अपनी राजधानी का कत्यूर घाटी के रडचोला कोट, यानी कि चंपावत में स्थापित की। कहाँ पर? रडचोला कोट चंपावत में स्थापित की। इसने अपनी राजधानी का रडचोला कोट चंपावत में स्थापित की। किसके? संत नारसिंह। उस समय के नाथपंथी संत कौन थे? हमारे नारसिंह। उन्हीं के कहने पर इसने राजधानी कत्यूर घाटी रडचोला कोट में स्थापित की। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो हमारा आसंती देव वंश था, उसका अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदेव। तो इसे हम बीरम देव के लोक गाथाओं में से हमें इसे बीरम देव भी कहा जाता है। किसमें? लोक गाथाओं में इसे ब्रह्मदेव को बीरम देव के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार तैमूर लंग ने इसी के शासनकाल में 1398 में हरिद्वार पर आक्रमण किया था। किसमें? ये जिया रानी की जो लोक गाथा है हमारी, उसमें क्या तैमूर लंग ने क्या, यानी कि भीरमदेव यानी कि ब्रह्मदेव के शासन काल में ही हरिद्वार पर आक्रमण, यानी कि जब कत्यूर घाटी में ब्रह्मदेव का शासन था हमारा, तो उस समय क्या तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 15वीं शताब्दी शुरू होते होते ब्रह्मदेव के साथ ही आसंती देव वंश का अंत हुआ। यानी कि जैसे ही 15वीं शताब्दी हमारी शुरू हुई, तो यानी कि ब्रह्मदेव की मृत्यु हो गई थी, तो उसी के साथ ही 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के साथ ही जैसी हमारी 15वीं शताब्दी शुरू हुई, तो आसंती देव का वंश का यहाँ पर अंत हो गया। कहाँ पे? 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। तो हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पाली द्वाराहट शाखा, यानी कि जो हमारे अल्मोड़ा के अंतर्गत आती थी पाली द्वाराहट शाखा। तो हमारे इसमें पहला पॉइंट है कि कत्यूर वंश की जो यह शाखा थी, यानी कि हमारी जो पाली द्वाराहट शाखा थी, इस शाखा का मुख्यालय कहाँ था? हमारा बैजनाथ कत्यूर घाटी बागेश्वर में था। कहाँ पर? बैजनाथ में था।
और इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि तो इसके कुछ शासक पढ़ लेते हैं हम, जो जो हमारे शासक थे वो कुछ इस प्रकार है। तो हम पहले शासक की तरफ चलते, पहली द्वाराहट के पहला शासक हमारा कौन था? गुर्जर देव। कौन? गुर्जर देव। तो हमारे शिव प्रसाद डबराल जी, यानी कि हमारे उत्तराखंड के इतिहासकार जिन्होंने उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक लिखी है, शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक लिखी गई। कौन सी? शिवराज डबराल जी द्वारा उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक लिखी। और इन्हें चारण की संज्ञा, यानी कि इन्हें चारण की संज्ञा भी दी जाती है। किन्हें? शिवप्रसाद डबराल जी को चारण की संज्ञा भी दी जाती है। तो इनके तथ्यानुसार जो था वो गुर्जर देव का शासनकाल कितना माना जाता है? 1252 से 90 के बीच मध्य जो गुर्जर देव के शासन माना जाता है। किसके? 1252 से 90 के मध्य इसका शासनकाल माना जाता है। तो जो हमारा द्वाराहाट अल्मोड़ा में जो गुर्जर देवाल नामक मंदिर है, उसका निर्माण क्या गुर्जर देव ने ही कराया था। किसने? गुर्जर देव ने। तो इससे इसके जो है गुर्जर देव जो मंदिर का निर्माण, तो इससे इसके किस व्यथा का पता चलता है कि यह एक कला प्रिय शासक था, यानी कि इसे कला से बहुत ही प्रेम था, यानी कि कला का बहुत ही धनी था, इसलिए इसे कला प्रिय शासक कहा गया है। नेक्स्ट हमारा शासक है अर्जुन देव। तो अर्जुन देव जो है, इसने दानपुर के खसों को शक्तिहीन करने की दृष्टि से, यानी कि इसने जो है, जो हमारे दानपुर, जो हमारे देहरादून की तरफ या पौड़ी कोटद्वार की तरफ का इलाका आता है, तो उसने वहाँ के खसों को शक्तिहीन करने के लिए उद्देश्य से अर्जुन देव ने क्या अपनी स्थायी राजधानी द्वाराहटी बना ली। यानी कि हमारी पहले क्या राजधानी थी? बैजनाथ केतुर घाटी में थी, लेकिन अब इसने अपनी राजधानी का स्थायी राजधानी द्वाराहाट अल्मोड़ा में स्थित कर ली थी। और जो डबराल जी के अनुसार इसका शासन क्या? 1307 तक इसका शासनकाल बताया, यानी कि गुर्जर देव के बाद इसका शासनकाल 1307 तक बताया गया है। अब नेक्स्ट हमने अपने शासक में चलते हैं रतन देव। तो हमारे नेक्स्ट शासक का नाम है रतन देव। तो इसमें ये बताया गया है कि इस शासक का कोई अभिलेख हमें प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि जो रतन देव है इस शासक का कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। किंतु इसने गुर्जर देवाल के समीप ही, यानी कि जो हमारा गुर्जर देवाल द्वारा नामक मंदिर बनाया गया था, तो उसी के समीप रतन देवल नामक मंदिर का निर्माण रतन देव द्वारा, किसके? रतन देव के द्वारा इसका रतन देवल मंदिर का निर्माण कराया गया। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा शासक है सुजान देव। सुजान देव यह गजब राय का पुत्र था। किसका? गजब राय का पुत्र था। और लोक गाथाओं में से नर पिता पुत्र गजा पिता की संज्ञा दी गई। किसकी? गजा पिता की संज्ञा दी गई। किसे? सुजान देव को गजा पिता की लोक गाथाओं में संज्ञा दी गई है। और संभवतः यह भी माना गया है कि इसने ही गंगोली हाट नगर, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूछ लिया जाता है कि गंगोली हाट नगर किसने बसाया। तो क्या है हमारा? सुजान देव ने हमारा गंगोलीहाट नगर बसाया है। किसने? सुजान देव ने। और वो किस शासन के अंतर्गत आता था? पाली द्वाराहट। ये भी पूछ लिया जाता है कि जो सुजान देव है हमारा कत्यूरी वंश की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो वो हमारा पाली द्वाराहट शाखा के अंतर्गत आता है। ये अगर कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा अगला शासक है प्रीतम देव। तो प्रीतम देव यह सुजान देव का छोटा भाई था, यानी कि जो सुजान देव था उसका छोटा भाई कौन था? प्रीतम देव था, तो उसका छोटा भाई था। तो नेक्स्ट है कि कत्यूरी गाथाओं में ऐसा कहा गया है, यानी कि जो हमारी कत्यूरी गाथा है उसमें कहा गया है कि रानी बाग नामक स्थान पर तुर्कों को परास्त किया था। किसने? प्रीतम देव ने तुर्कों को कहाँ पर? रानी बाग, यानी कि जो हमारा नैनीताल में स्थित है रानी बाग स्थान, वहाँ पर इसने तुर्कों को परास्त किया था। और इसे गाथाओं में पृथ्वी रंजन या पृथ्वीपाल भी कहा गया है। किस नाम से इसे? पृथ्वी रंजन पृथ्वीपाल भी कहा गया है। और इतिहासविद मदन चंद्र भट्ट के अनुसार इसी ने ही पिथौरागढ़ के किले का जो अब एक इंटर कॉलेज के रूप में परिवर्तित, जो पिथौरागढ़ में हमारा किला स्थित है, पिथौरागढ़ या अन्य नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी, इसका नाम जो है लोक गाथाओं में पृथ्वीराज, तो इसी के नाम पर क्या पिथौरागढ़ किले का निर्माण किया गया और इसने ही पिथौरागढ़ किले का लेकिन ये जो पिथौरागढ़ का किला है वो इंटर कॉलेज में परिवर्तित कर दिया। वर्तमान में यह एक इंटर कॉलेज बन चुका है। क्या? पिथौरागढ़ का किला। तो हम अपने नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जिया रानी, जिनको लोक गाथाओं में मौला देवी के नाम से जाना है। तो हमारा जिया रानी को किस लोक गाथाओं में किस नाम से जाना जाता है? मौला देवी के नाम से भी जाना जाता है। और यह किसकी? प्रीतम, यानी कि जिन्होंने पिथौरागढ़ किले का निर्माण किया, प्रीतम देव, उन्हीं की रानी कौन थी? हमारी जिया रानी कौन थी? प्रीतम देव की रानी थी। और जिया रानी ही नैनीताल स्थित रानी बाग को बसाया था, यानी कि जहाँ पर प्रीतम देव ने तुर्कों के साथ युद्ध किया था वहाँ पर ही जिया रानी द्वारा ही नैनीताल स्थित रानी बाग को बसाया गया था। किसको? रानी बाग को किसके द्वारा बसाया गया है? जिया रानी के द्वारा। हमारा जिया रानी के द्वारा नैनीताल स्थित रानी बाग को बसाया गया। और यहीं पर क्या हमारा जिया रानी का मेला भी लगता है।
यानी कि कहाँ पर, रानी बाग में हमारा यह रानी का मेला भी लगता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट शासक है हमारे उत्तम देव। उत्तम देव यह सारंग देव का पुत्र था और गढ़वाली लोक गाथाओं में से किस नाम से जाना गया है? उदिरौत। किसे? उदिरौत नाम दिया गया है किसे? गढ़वाली लोक गाथाओं में उत्तम देव को। और इतिहासविद मदन चंद्र भट्टी जी के अनुसार इसे खैरागढ़ के युद्ध में यह मारा गया था। किसके? उत्तम देव जो है हमारा खैरागढ़ के, उत्तराखंड में खैरागढ़ का युद्ध हुआ था, वह यह खैरागढ़ के युद्ध में मारा गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट शासक का नाम है वीरम देव। यह सारंग देव का दूसरा पुत्र था, यानी कि जो असंती देव का वंश का हमारा अंतिम शासक था वीरम देव, जिसे ब्रह्मदेव की संज्ञा, वीरम देव की संज्ञा दी गई है लोकगाथों के अनुसार। तो यह क्या, सारंग देव का पुत्र था, यानी असंती देव वंश के अंतर्गत सारंग देव का दूसरा पुत्र था। तो वीरमदेव को गाथाओं में ब्रह्मदेव भी कहा जाता है। किसको? यानी कि मूल नाम क्या था इसका? वीरम, लेकिन लोक गाथाओं में से ब्रह्मदेव के नाम से भी जाना गया है। यह अंतिम प्रभावशाली शासक था और यह क्या, एक अंतिम प्रभाव, बहुत ही अत्यंत ही अत्याचारी और क्रूर शासक था। किसमें? जो हमारे कत्यूर राजवंश था उसमें क्या, हमारा बहुत ही अत्याचारी और क्रूर शासक था। कौन? हमारा वीरमदेव बहुत ही क्रूर शासक था। और जो हमारे उत्तराखंड में प्रसिद्ध तिले धारू बोलो कहावत है, बार बार, यानी कि उसका अर्थ है बार बार बोलना, का संबंध इसी शासक, यानी कि यह प्रथा, कहावत किसने चलाई थी? तिले धारू बोलो कहावत का संबंध किससे? इसी वीरमदेव शासक से था। नेक्स्ट पॉइंट है कि धामदेव। नेक्स्ट शासक है हमारा धामदेव। यह किसका? प्रीतम देव व जिया रानी का पुत्र था। किसके? प्रीतम रानी और जिया राम का पुत्र था। इसे इसे गाथाओं में किस नाम से? धौलाधाम देव व दौला शाह नाम से भी जाना गया है। सॉरी, ये थोड़ा टाइपिंग में गलती होगी, यहाँ पे मालू शाह है हमारा। क्या ये? मालू शाह है, ये हमारा मालू शाह है जो हमारा लिखा है, ये मालू शाह है। तो मालू शाह क्या, जो हमारे मालू शाह थे वो इसी के पुत्र, जिनकी प्रेम गाथा मालू शाह, यानी कि जो मालू शाह और राजूला की प्रेम गाथा क्या था हमारी विश्व थे, वो किसके पुत्र थे? धामदेव, यानी कि दौला शाह के पुत्र थे। किसके? धामदेव के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मालू, अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो हमारे मालू शाह है वो किसके पुत्र थे, यानी कि जो प्रीतम देव वो जयरानी के पुत्र थे धामदेव, तो किसके पुत्र थे मालू शाह? हमारे धामदेव, यानी कि प्रीतम देव के पौत्र थे। किसके? प्रीतम देव के पौत्र थे, जयरानी के पौत्र या प्रीतम देव के पौत्र थे। तो ये मालू शाह के उपरांत इनका, यानी कि जो मालू शाह से उनके उपरांत कोई भी इनका उत्तराधिकारी, पाली द्वारा हट शाह का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं हुआ, यानी कि मालू शाह का कोई भी पुत्र नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारे अगले थे हारूशेम। हारूशेम हारूशेम है हमारा कि गाथा के अनुसार इनका नाम नरस हरि सिंह था, यानी कि इनका नाम क्या था? हरि सिंह था। और ये कुमाऊं में हमारी वीरभद्र जो पवाड़े गाए जाते हैं उनमें इन्हीं वीरभद्र देवता का उल्लेख किया जाता है। इनकी पूर्ण कुमाऊं में जो है इनकी वीरभद्र देवता जो हरि सिंह है, इनकी किसके? वीरभद्र देवता के रूप में कुमाऊं में अभी भी पूजा की जाती है। तो किस रूप में पूजे जाते हैं? हमारे वीरभद्र देवता के रूप में। हारूशेम हमारे वीरभद्र देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गोरिल। तो गोरिल जो हमारे गोलू देवता हैं, हमारे पूज्य न्याय के देवता, तो उनका जो स्थान है हमारा गोरिल चंपावल, यानी कि चंपावत, सॉरी ये गलत हो गया, चंपावतगढ़ के झालू राय वो किसके? हलराय के पुत्र थे। किसके? झालराय वो हलराय के पुत्र, जो चंपावतगढ़ के अंतर्गत आते थे। किसके? चंपावतगढ़, जहाँ पे जिनकी, यानी कि जो मूल स्थान जो हमारा माना गया है गोलू देवता का, वो कहाँ? हमारा चंपावत माना गया है। ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारे गोलू देवता है उनका मूल उद्भव, यानी कि मूल उद्भव स्थान कहाँ? चंपावत माना गया है। कहाँ? चंपावत माना गया है। कहाँ? चंपावत में माना गया है। और यह न्याय के देवता के रूप में संपूर्ण कुआं में पूजे जाते थे। कहाँ? संपूर्ण कुआं में हमारे कहाँ? न्याय के देवता के रूप में हमारे पूजे जाते हैं हमारे गोलू देवता। और इनके मुख्य मंदिर कहाँ है? एक तो हमारा नैनीताल घोड़ाखाल में स्थित है, और एक चितई मंदिर हमारा कहाँ? अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ? अल्मोड़ा में, चितई में स्थित है। इनका जो, लेकिन जो मूल जन्म स्थान है वो धूमाकोट, यानी कि हमारा पौड़ी के अंतर्गत जो हमारा धूमाकोट आता है वहाँ पर इनका मूल स्थान माना जाता है। कहाँ? पौड़ी में। लेकिन जो उद्भव स्थान है वो कहाँ? यानी कि जो इनके पिता की जो हमारा शासकीय क्षेत्र जो था, कहाँ था वो? चंपावत में था। कहाँ? चंपावतगढ़ में था इनका शासकीय क्षेत्र। तो इस हिसाब से इनका जो मूल उद्भव स्थान माना जाता है वो चंपावत ही माना जाता है। कहाँ? चंपावत माना जाता है। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये वीडियो? तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कत्यूरी राजवंश के अंतर्गत इनकी प्रशासनिक व्यवस्था लाएंगे। तो
तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।